अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इंटरनेट की दुनिया में पिछले 3-4 दिनों में बड़ी तहलका खेज चीज़ें हुई हैं, बड़ी एक हैपनिंग्स हुई हैं, जिसकी वजह से हम आज के प्रोग्राम में टोटल प्रोग्राम जो है हमारा इन्हीं के ऊपर फोकस होगा। अपनी 3 स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको सबसे पहले उसके टॉपिक्स में आपसे बताता चलूँ। सबसे पहले आज एक बड़ी खबर आई है। FBI और नीदरलैंड्स की पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, और उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद एक नेटवर्क को पकड़ा जिसकी 39 वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। और मुबैना तौर पर ये वेबसाइट जो हैं, इन वेबसाइट से ऑनलाइन हैकिंग और फ्रॉड के टूल्स जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे थे। ये स्टोरी क्या है, इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रेडिंग का फ्रॉड जो है वो भी जड़ पकड़ता जा रहा है। इस वक्त मोस्ट रिसेंट एक जो है वो फ्रॉड हुआ है जिसमें तकरीबन 10 करोड़ का चूना लगा है पाकिस्तान की आवाम को। इसमें कितनी कंपनीज इन्वॉल्व थी, क्या उनका मोडास ऑपरेंडी था और किस तरीके से उनको पकड़ा जा सकता है, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे डीपसीक के हवाले से, जो कि चाइनीज़ चैटबॉट एक प्लेटफॉर्म जिसने आते के साथ ही तहलका मचा दिया, और इसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के हवाले से बात करें कि जहां पर अमेरिकन टेक स्टॉक्स जो हैं वो ज़मी बोस हो गए। एक ही दिन में 1000 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। और कहा यह जा रहा है कि अब चाइना जो है वो पाबंदियों के बावजूद अमेरिका से आगे निकल जाएगा। क्या सूरत है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कराची में मौजूद अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराता चलूँ। एहसन मशकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं पाशा के, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन। एहसन साहब बहुत मशकूर हैं हम आपके कि आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में एडवोकेट वहीदुर रहमान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, और ये जो फ्रॉड कंपनी जो जालसाजी जिन्होंने की है उनके तकरीबन 41-42 जो मुतासरीन हैं उनके केस को वो प्लीड कर रहे हैं। एडवोकेट वहीदुर रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और इस प्रोग्राम में हमें कुछ मुतासरीन भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एहसन मशकूर साहब की तरफ। एहसन साहब, ये जो आज खबर आई बड़ी इसने अटेंशन ली, एक मुश्तरका ऑपरेशन नीदरलैंड और FBI का, और पाकिस्तान में एक नेटवर्क इस वक्त काम कर रहा था जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, 39 उसकी वेबसाइट्स ब्लॉक की हैं। तो आप कितनी पॉसिबिलिटी होती है इस तरह की चीज़ों की? सर देखिए, फ्रॉड जो है, एक तो हैकिंग जो होती है, सबसे पहले तो हैकिंग जो है एथिकल हैकिंग होती है, ऑफेंसिव हैकिंग होती है। अब ऑब्वियसली कुछ उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नेगेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिंग्स हैं, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रिंग्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। हम एंटरप्राइजेस बैंक के साथ पाकिस्तान में काम करते हैं। बैंक्स के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारा फ्रॉड होता है जो आइडेंटिटी इम्पर्सनेशन का फ्रॉड होता है, कि जैसे कि मैं आपका नाम लेके और आपकी सारी बैंकिंग डिटेल्स जानकर, या उनको मैं वर्बली कॉल सेंटर में फ़ोन करके, तो वो भी एक किस्म का फ्रॉड है। फ्रॉड के डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस हैं। अब वो फ्रॉड की मिटिगेशन के लिए आपके पास आते हैं एथिकल हैकर्स जो डिफेंसिव सॉल्यूशंस भी बनाते हैं। तो ये एक रेस है कंटिन्यूसली कि हैकिंग भी होती रहेगी और उसकी डिफेंस को भी बेहतर करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये जो टैग किया जा रहा है कि जनाब हैकिंग और फ्रॉड के लिए टूल्स जो है वो बाकायदा ऑनलाइन फरोख्त किए जा रहे हैं, उनकी खरीदो फरोख्त। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ है कॉल स्पूफिंग। मैं किसी बैंक के कॉल सेंटर फ़ोन करता हूँ। आज अगर मैं कोई मालूमात या कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ तो मुझसे मेरी वेरिफिकेशन ली जाती है, जो 4-5 सवाल होते हैं। मगर उसके साथ बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि मैं आपके अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ, राइट? तो अब ऐसे स्पूफिंग डिवाइसेस आ गए हैं कि मैं जब फ़ोन करूँगा तो आपका नंबर आ रहा होगा रजिस्टर्ड कॉल सेंटर के अंदर। ओके, सो देन दैट मीन्स एक तो चीज़ मैंने कंप्लाई कर दी कि मैं अपने रजिस्टर्ड नंबर से कर रहा हूँ। दूसरा, आपने वालदा मोहतरमा का नाम और ये सारी चीज़ें पूछ ली। तो ये मैनुअल वेरिफिकेशन है जो अब की दुनिया में, और आगे जाके हम देखेंगे कि और इसके बेहतर वॉइस बायोमेट्रिक्स एक तरीका है जिससे आप आवाज़ से पासवर्ड या बंदे को रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व विद टाइम, और ये एक बैटल है जो कभी हमेशा चलती रहेगी। ये चलती रहेगी। अच्छा, ये इसमें कहा जा रहा है कुछ मेरे ख्याल से 1 लाख के करीब जो है वो सार्फिन उनके जो नाम और उनके डाटा और उसके साथ साथ उनकी कंज्यूमर ID वगैरह जो है वो पासवर्ड जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। बिल्कुल सर, देखें एक पूरी ब्लैक मार्केट है खरीदो फरोख्त ही ले आइडेंटिटीज़। एक तो ये डार्क वेब भी आपको पता है कि उसके अंदर भी आपको डेटा आप खरीदने को ले सकते हैं।
सो जो थेफ्ट होती है या जो क्रिमिनल्स होते हैं वो तो अपनी सारी रिसोर्सेज यूज करेंगे टू ऑब्टेन दैट क्राइम। नाउ दिस डेटा इज अवेलेबल। नॉर्मली फ्रॉड जब होता है सर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज मिली हुई होती हैं कोई फ्रॉड कंडक्ट करने के लिए, सो लीकेजेस हैं। अब जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी अगर लार्ज कॉर्पोरेशन है उसमें डेटा एचआर के पास होता है फॉर एग्जांपल सारे एम्प्लॉइज का, तो इट इज वेरी इट्स, अब लोग पैसे देते हैं इस चीज के लिए कि हम आपसे ये डेटा खरीदेंगे, बिल्कुल। तो जब वो डेटा मार्केट में आ जाएगा तो फिर तो फ्रॉड, यू एक्सपेक्ट फ्रॉड टू राइज। अच्छा, इसको बेहतर करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है, ये जरा मुझे आप बताइए ना। सर देखिए, इसको बचने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा मैनुअल वेरिफिकेशन है, उसके बाद फिर ओटीपी पासवर्ड आ जाता है, ये एक और तरीका है। उसके कंप्लायंस और ज्यादा बढ़ जाए, बढ़ा देते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर लेते हैं। बट फिर वॉइस बायोमेट्रिक्स भी एक टेक्नोलॉजी है कि आपकी आवाज आपका पासवर्ड है। अगर मैं कोई रिकॉर्डेड आपकी आवाज चला लूंगा तो वो तो और सॉफ्टवेयर्स नहीं है जो कि बड़े सिमिलर आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो डीप फेक्स फॉर एग्जांपल, डीप फेक्स इज सो ओरिजिनल कि वो आपकी आवाज आप समझते हैं कॉपी कर लेगा, बट चक्कर ये टेक्नोलॉजी इस लेवल की बन गई है कि वो डिटेक्ट कर लेगी कि ये डीप फेक है, बिकॉज डीप फेक एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे होती है देन अ नॉर्मल आवाज। या अगर मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूंगा और रिकॉर्डिंग को चलाऊंगा मैच करने के लिए, रिकॉर्डिंग की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। बट ये सारी चीजें फॉरेंसिक लैब वगैरह में जाके टेस्ट होंगे ना, ये नॉर्मली तो नहीं हो सकती। आई वुड से सर R&D लैब, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी होती नहीं है। हम लोग एज ए कंपनी हम कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च R&D कर रहे हैं, बट दुनिया भर में होती है। ठीक, अब जरा इसी का शिकार, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ जाली वेबसाइट्स बनी, कुछ फेक आईडीज बनी, कुछ फेक एप्स बनी और उन्होंने आके लोगों को लूटा पाकिस्तान में, और इसमें 2 चीनी बाशिंदे भी गिरफ्तार हुए हैं। वहीदुर रहमान साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वही साहब जी बताइएगा, ये क्या मामला था, कितनी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, इनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, लोगों को कितना इसमें नुकसान हुआ है? सर असल में इसमें कोई सैकड़ों के लगभग लोग जो है इफेक्टिव मुतासिरीन है, और मेरे पास जो मुतासिरीन है उसकी तादाद तकरीबन 41 है। हाँ। जिसकी मुतासरा अमाउंट जो है 11 करोड़ है। 11 करोड़। अच्छा, ये 11 करोड़ वो हैं जो आपके पास हैं केसेस, ये उनका 11 करोड़ का है खाता? सिर्फ जी सर, जो मेरे पास है सिर्फ इनका डेटा है, और जो मेरे पास है मेरे से राब्ते में उनकी अमाउंट सिर्फ 11 करोड़ है। इसके अलावा सैकड़ों लोग ऐसे ये कि वो सामने नहीं आ सकते। हाँ। कोई शर्मिंदा हो रहा है, किसी को कोई मसला है, कोई सामने आना नहीं चाहता, किसी को अपना सोर्स बताने से डर लगता होगा ना। शर्मिंदगी एक अलग चीज है, किसी को अपना सोर्स बताने से भी डर लगता होगा कि ये लाखों रुपए आए कहां से थे जो यहाँ पे लगाए मेरे भाई। सर इसमें ये भी होता है कि फिर कहेंगे कि मोहल्ले वाले या रिश्तेदार ये पूछेंगे कि ये आप इतने बेवकूफ़ हो गए थे कि आपने इसको पैसे कैसे दिए। चूंकि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म और जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया था वो तरीक़ेकार इसमें बड़े अच्छे और अक्लमंद लोग, और इसमें बड़े प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर, वकील, पुलिस वाले, हत्ता के ये हमारे जो मोतबर इदारे, उनके लोग भी इसमें मुतासिर हुए। तो आम बंदे की फिर हम क्या कह सकते हैं। सही। अच्छा, ये एक कंपनी का नाम लिया जा रहा है IGIL। ये कंपनी जो है ये बाकायदा इसकी बड़ी ठीक ठाक तशहीर भी हुई, फिर इसने अपने आप को जाहिर किया कि ये स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है, और वो उसके रेट्स वगैरह भी अपने वेबसाइट के ऊपर कोट कर रही थी। जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुसलसल वार्न भी कर रहा था कि जनाब ये कंपनी पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके बावजूद भी इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था लोगों को अपने जाल में फंसाने का? सर इसका मेन तरीक़ाकार जो था वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे, लिंक शेयर कर रहे थे, सारा काम उन्होंने किया था व्हाट्सएप के थ्रू और ऑनलाइन किया था। फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, कोई ऑफिस नहीं था, न किसी का किसी के साथ कोई मुलाकात है, न किसी ने किसी का ऑफिस देखा है, सारा कुछ ऑनलाइन हुआ था, जिसकी वजह से किसी को हकीकत का इल्म नहीं था। मैंने खुद अपने तौर पे भी IGIL वालों को, ये जो मेन कंपनी है, उनको भी रब्ता किया था, ACC, PTA सबको हमने इन्फॉर्म किया था, लेकिन इदारे सारे सो रहे थे, कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं था। लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते थे? देखिए बात सुने वहीद साहब, एक तो ये है कि जनाब आप सरमायाकारी करें, पैसा आपका डबल होगा। अब कोई जाहिर है कि एकदम से तो लाखों नहीं लगा देगा ना, पहले हजारों लगाएगा, फिर उसके बाद उसको उसका मुनाफा मिलता होगा, वो मुनाफा इंजॉय करते होंगे, लालच आता होगा, फिर पैसे लगाते होंगे और लोगों के लगवाते होंगे।
यही है ना? सर इसका तरीक़ाकार यही था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के जो जो प्लेटफॉर्म थे वो यूज़ कर रहे थे, वो उसी के थ्रू नेटवर्किंग कर रहे थे, तशहीर कर रहे थे, उसके थ्रू ज्वाइनिंग कर रहे थे। चूँकि उन्होंने जो नाम यूज़ किए ब्रोकर के वो मिलते जुलते थे और उनका जो तरीक़ाकार था, उन्होंने एक एआई की मदद से एक ऐप भी तैयार की थी, वेबसाइट भी, ट्रेडिंग भी करवा रहे थे, जिस तरह हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का या बाकी जो पीएमएक्स वालों का सारा ये जो इनकी ट्रेडिंग करते, सेम वही तरीक़ाकार, वही प्लेटफॉर्म यूज़ करके इसी वजह से लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे। और मेन जो चीज़ थी इसमें ये कि प्राइवेट जो लोकल बैंक है उनमें बैंकों और ट्रेडर्स के नाम, कंपनी के नाम और ट्रेडर्स के नाम इन्होंने अकाउंट की वजह से लोग इसके ऊपर ओके इन पॉइंट्स को मैं जरा एहसन मशकूर साहब के सामने रखूंगा, बड़े वैलिड पॉइंट है। एआई की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना और वो इस पूरी गेम को जो है वो प्रमोट करें, इस पूरे स्कैम को, फिर उसके बाद एक ऐप ऐसी बनाना और वो अचानक गायब भी हो जाना। और फिर तीसरी चीज़ कि पाकिस्तान में जो इससे पहले होता था कि जनाब मना किया जाता है कि आप पैरेलल बैंकिंग नहीं कर सकते, वो इलीगल कहलाएगी किसी भी उसमें, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को यूज किया गया। उनका नाम यूज करा। इनके ऊपर मैं जरा पॉइंट आपसे चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद इन तमाम मौजू को मैं डिस्कस करूंगा एहसन मशकूर साहब के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। एहसन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एआई की, जो यहाँ पर जो यूजेज है, हम एआई को लेके बैठे थे, लेकिन उसकी जो आप समझ लें कि जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान। देखिए, मैं कहता हूँ एआई को 2 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं, बिकॉज उसको बदनाम करना आसान है। बट मैं थोड़ी देर के लिए फ्रॉड की बात करता हूँ। आज से 20 साल पहले एक एटीएम का फ्रॉड था। ये मैं लंदन में था, तो एटीएम कार्ड मैंने डाला, पैसे विड्रॉ करे और मैं चला गया। पाकिस्तान में आया तो मेरे 700 पाउंड जब मैं पाकिस्तान में था मेरे अकाउंट से निकल गए थे। वो फ्रॉड क्या था? वो फ्रॉड ये था कि एक गैंग थी जो एटीएम के बाहर बैठी हुई थी जब मैंने एटीएम यूज़ करी है। उनके पास वायरलेस डिवाइस होता है, वो डिस्क्रीटली कंसील करके कैमरा लगा देते हैं और जो आपका जिसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं उसमें एक फैब्रिकेशन दिखाई दे ताकि आपको पता ना चले कि ये कोई एक्सटर्नल चीज़ लगी हुई है। अच्छा, अब होता क्या है, जब मैंने कार्ड डाला, ट्रांजैक्शन करी, मैं तो निकल गया, कोई मसला नहीं हुआ। बट उनको पता चल गया कि मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उन्होंने एक डिवाइस डाली हुई है और एक कैमरा लगाया हुआ है बड़ा कंसील, जिससे मेरा उन्हें पिन पता चल गया। तो नाउ दे कुड यूज मेरा कार्ड, वो यूज कर सकते थे किसी और ट्रांजैक्शन के लिए, जो उन्होंने करा 2 दिन बाद। फिर एक और है कि आज बैंक में आप कॉल करते हैं, बैंक में वालदा मोहतरमा का नाम, तारीख पैदाइश और एक एड्रेस पूछ लेते हैं या सीएनए। कितना मुश्किल है ये सारी चीजें, कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। ये आजकल के सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के अंदर ये इंफॉर्मेशन हर किसी को हासिल है और हर किसी के बारे में ऑलमोस्ट निकालेंगे तो करेंगे। सो दैट्स नॉट अ फुल प्रूफ वे कि आप अपने बैंकिंग को प्रोटेक्ट करें। तो इसके लिए फिर ओटीपी एक टेक्नोलॉजी है। अब ओटीपी भी बैंकों को महंगा पड़ रही है, बिकॉज एक एसएमएस 3 रुपए का होता है। अच्छा, तो वो भी ऑब्वियसली, तो ये भी एक चीज है ना कि आपको बैलेंस करना है। अगर आपको डिजिटाइज करनी है सोसाइटी, तो डिजिटाइज करने के लिए आप उसकी कॉस्ट तो ना बढ़ाएं ना, कॉस्ट को तो आप कम करें, इंसेंटिवाइज करें लोगों को उस पर जाने के लिए। सो ये 2 किस्म के मैंने आपको फ्रॉड बताए। फ्रॉड के बड़े नेचर्स हैं, इसमें अभी कहीं एआई यूज नहीं हुआ है। ये बड़ा बेसिक चीज है। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है कि एआई बेस्ड जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, अच्छा फिर वो अचानक एप्लीकेशंस गायब भी हो गई। जी सर, देखें, एक होता क्या है कि जब मैंने फ़ोन पे आपको बात करी, मैं आपसे बात करूं, मैं फ्रॉडस्टर हूं, मैं आपसे बात करूं कि सर मैंने अभी आपको एक लिंक भेजी है, उस लिंक पे क्लिक करें, आप एक वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अपना ओटीपी डाल दें। तो अब सारी बात है, हर कोई टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है। मेरे वालिद साहब अगर 75 साल के हैं और उनको कोई अगर कहे ऐसा, तो ऑब्वियसली मैंने तो उनको अवेयर कर दिया है, मगर बहुत सारे लोग अपना वो कहते हैं अच्छा जी, वो लैंडिंग पेज पे जब जाते हैं तो वो लगेगा फॉर एग्जांपल किसी बैंक का पेज, उस पर लोगो लगा देंगे और सब कुछ कर देंगे। अब कुछ ट्रांजैक्शंस हो गई तो फिर उसके बाद वो लैंडिंग पेज गायब कर देंगे जब उनने 2-3 लोगों को लूट लिया। तो ये तो एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा जाल है, इंटरनल और एक्सटर्नल लोग इसमें मिले हुए हैं। और टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता और सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल होगी। जरा इस वक्त हम शामिल करेंगे उज़ैर आवान साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुतासरीन एक जालसाज कंपनी हैं। उज़ैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इनके धोखे में आए, बहकाए में आए, हुआ क्या था? अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाईजान, अब मैं ऑलरेडी 2 साल से स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना काम कर रहा था। तो
वहाँ पे हमें जो है मुनाफा मतलब डेली बेसिस पे कभी कम हो रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था ना। हाँ। तो और मैं अक्सर फेसबुक में या व्हाट्सएप के ग्रुप भी ज्वाइन कर लेता था स्टॉक एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, कि कल कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस पर काम करना चाहिए ना। हाँ। तो ऐसे ही मैंने फेसबुक पे चला रहा था, तो ऐसे ही मुझे एक इनका भी लिंक मिल गया। IPKR के नाम का इनका ग्रुप था, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया, लिंक ज्वाइन किया व्हाट्सएप पे। फिर वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे इनका था हेड था जो बाकायदा हर रोज स्टॉक के बारे में बताता था कि आपको ये स्टॉक लेने चाहिए, और इस टाइम ना इतने परसेंट पे, इतने प्रॉफिट पे आपको सेल करने चाहिए। अच्छा। तो जी जी, दो तीन दिन, हफ्ता एक मैंने इनके ग्रुप पे नज़र रखी, और जो मतलब इनकी स्टॉक बताते थे वो मैं अपने रियल अकाउंट पे, ट्रेडिंग के रियल अकाउंट से बाय करता था, सेल करता था। हाँ। तो कुछ स्टॉक मुझे मिल जाते थे, कुछ स्टॉक जो सबसे ऊपर अपर लाग होते हैं, मतलब सबसे उससे ऊपर ट्रेड नहीं हो सकता ना अपर लाग के। सही। तो उसके बाद फिर वो शेयर मुझे नहीं मिलते थे अपने रियल अकाउंट में से। तो मैंने बोला यार ये तो कुछ मतलब मुनाफा नहीं हो रहा है। अब उनको हो रहा था मुनाफा डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इस वजह से आप उसकी तरफ रागिब हुए। हाँ, वहीद बिल्कुल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ऐसे में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जुबैर साहब, जो कि सहाफ़ी भी हैं और BBC उर्दू के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की इस पूरी स्टोरी के ऊपर। वहीद साहब, ये बताइएगा कि ये जो मोडस ऑपरेंडी था, एक तरह तो जनाब उन्होंने इसी मार्केट के लोग, बड़े एक्सपर्टीज़ उनकी, लोगों को बाय सेल के लेवल्स अच्छे दिखाए और उसके बाद उनको अट्रैक्ट किया अपने पास। देन उसके बाद क्या होता था वहीद साहब? सर असल में तरीक़े वारदात इनका यही था कि ये ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट का यूज़ करके लोगों को राग़िब करा रहे थे और डेली 10% उसमें प्रॉफिट दे रहे थे। वही लालच और वही मुनाफा जो है लोगों को एक से एक बढ़ के अपनी तरफ राग़िब कर रहे थे, जिसकी वजह से इस फ्रॉड का लोग बहुत जल्दी शिकार हो गए। और इनके जो ग्रुप बने हुए थे, इनके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे नंबर थे जो उनके अपने नंबर थे, फेक नंबर थे, और वो डेली बेसिस पे उसको बड़ी शाबाशियाँ दे रहे थे कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो लोगों ने अपना वो मुनाफा रियलाइज कराया, मुनाफा वापस निकला, विड्रॉ कराया। अगर विड्रॉ कराते तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था इसमें। सर जो मेरे इल्म में और जो मुझे पता है, इसमें से गिने चुने लोगों को लाख या 50,000 या 10,000, सिर्फ वो ट्रस्ट की हद तक के उसका ट्रस्ट बिल्ट हो जाए और ट्रस्ट बना के वो राग़िब हो, और साथ में ये कि और भी साथी इसकी तरफ माइल कर ले। उज़ैर से पूछते हैं, उज़ैर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कितना आपकी पैसा डूबा है इसमें? सर इसमें मेरा तकरीबन जो डूबा है ना वो है सर 13.5 लाख रुपए। 13 लाख रुपए? 13.5 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। हाँ जी। ओके, और आपने कमाया कितना इसमें कुछ कभी विड्रॉ करने की नौबत आई कि नहीं है? विड्रॉ कभी तो मैंने किया ही नहीं है। मेरा टोटल 2 मंथ्स और 1.5 मंथ अकाउंट चला होगा इनके साथ। उसमें सर प्रॉफिट के साथ मेरा था कोई 35 लाख रुपए। तो आप देख ले, इतना अंधा मुनाफा मन्नों को दिया था सबको, इतनी लालच में सब आ गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उज़ैर हमारे साथ मौजूद थे, किसी और को भी हम शामिल करेंगे। उज़ैर आपका बहुत शुक्रिया जी। अब क्या होना चाहिए? सर पहले तो बात यह है कि कहते हैं ना कि जुआ हराम है, बिकॉज एक तो ग्रीड आ जाती है। अब मैं अपने घर की बात करूं कि मेरे घर में जो मेरे ड्राइवर है उसने बहुत अरसे से वो एक गेम खेल रहा है, और उस गेम पे मैं पूछता था कि तुम इतना क्यों खेल रहे हो, हर वक्त वो गेम खेलता था। हाँ। तो कहता है इस पे पैसे मिलते हैं। हाँ, वो आजकल बड़े ऐड है ना इसमें जो आते हैं। अब पैसे मिलते हैं। उसने कुछ दफ़ा, 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा उसने पैसे विड्रॉ भी करे, जीत के पैसे अपने। तो वो क्या करते हैं, वो आपको इंटाइस करते हैं, वो आपको एंगेज रखते हैं ताकि आप और डालो। कुछ लोग बेचारे अपनी बहुत सारी वेल्थ डाल देते हैं उसके अंदर, और उसके बाद फिर वो विड्रॉल, वो गायब, फिर गेम बंद, सब कुछ बंद, भाग जाते हैं। सो देखिए, अगेन फ्रॉड के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। यहाँ पे वो व्हाट्सएप पे एक आता है ना फ्रॉड के, आप इतने पैसे दे दो वरना हम अगवा कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, या लक खराब हो जाएगी, कुछ भी। अब वो लाखों लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को भेजते हैं। उसमें 5,000 लोग, 2,000 लोग अगर
एक हज़ार रुपए भी दे देते हैं, हाँ। राइट। तो ये तो एक ये गैंग्स हर दे इनोवेट नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये गैंग्स हैं तो इसके ऊपर हमारे रेगुलेटर्स भी तो होने चाहिए। हमारे यहाँ रेगुलेटर क्या SECP सिर्फ इस काम के लिए कि सिर्फ एक नोटिस अखबार में दे दे कि जनाब ये फला फला कंपनी जो इससे मोहतात रहें, इसका ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने इनसे एक डिसएसोसिएट शो कर दे। भाई इनको पकड़ना भी तो है। सर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या, मेरा ये सवाल है, बिकॉज मैं नाम नहीं ले सकता, बट बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं फ्रॉड्स। बट एक ज़माने में बैंकिंग फ्रॉड्स होते थे, जब FIA ने और किसी ने उनको पकड़ा भी तो उधर पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, राइट। तो अगर आप किसी को पकड़ेंगे भी तो मतलब देयर इज अगेन आई मीन हमें ये भी तो देखना है कि अगर इसको ठीक करना है तो पूरी बुनियादी तौर पे ठीक करना है इसको। देयर हैज टू बी लॉ फॉर एवरीवन देन। ठीक वहीद साहब, अब क्या प्रोग्रेस है इस केस की, कहां पर ये खड़ा है, इसका स्टेटस क्या है और इदारे कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर? सर इसमें जो करंट स्टेटस है, इसमें 2 नई FIR हुई है, जिसमें से एक कंप्लेनेंट जो है उनकी अमाउंट 51 मिलियन है, यानी कि 5 करोड़ 10 लाख रुपए। अच्छा। और एक कंप्लेनेंट है जिसकी अमाउंट है 6.3 मिलियन। इनमें 2 चाइनीज है, 2 पाकिस्तानी, एक बैंकर है जो बैंक मैनेजर है, वो भी इस केस में इन्वॉल्व है, वो भी अरेस्ट है और उनसे कुछ थोड़ी रिकवरियां भी हो गई है। कुछ आपने कहा चाइनीज भी 2 गिरफ्तार है, 2 चीनी भी गिरफ्तार है? जी चाइनीज भी गिरफ्तार है। और इस फ्रॉड का मेन जो सरगना है, बेनिफिशियरी है, वो चाइनीज है। सारा कुछ प्लानिंग मास्टर जो है वो चाइनीज है। जितने भी पाकिस्तानी इससे पहले भी अरेस्ट है वो यही कह रहे कि हमारे जो बेनिफिशियरी है, हमारी सारी अमाउंट हमने चाइना, और उन्होंने अपने बयान में भी यही कहा कि हम 10% के हिसाब से हमने अकाउंट खुलवाए थे, इन पेमेंट इनको दे रहे थे, अकाउंट हमारे यूज़ हो रहे थे, नाम यूज़ हो रहे थे कि हमने यहाँ पे आप लोगों को नौकरियाँ देनी है। जो लोग पकड़े गए, एक है वहाँ का CEO बना हुआ है और एक वहाँ पे मैनेजर बना हुआ था, लेकिन जब पूछा गया तो वो एक मिस्त्री था और एक लेबर था, जिसको पंजाब के बड़े दूर बिल्कुल ये देहाती यानी मालियों वाले अकाउंट इधर भी चल रहे हैं। देख लें आप बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट वहीदुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। एहसन मशकूर साहब जो हैं वो मौजूद रहेंगे क्योंकि मुझे कुछ बात अब डीप सीक के हवाले से भी करना है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे डीप सीक की, एक चाइनीज़ चैटबॉट प्लेटफॉर्म जिसने तहलका मचा दिया। और पिछले 3-4 दिन पहले की जो बात है, जिस तरीके से वॉल स्ट्रीट के अंदर हमने एक ब्लड बाथ देखा, इन ए डे 1000 अरब डॉलर्स, $1 ट्रिलियन का जो है वो नुकसान हुआ जो टेक कंपनीज हैं उनके शेयर्स में। ये क्या मामला है और इसको यूं इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि अब चीन जो है वो AI के मैदान में अमेरिका को बीट कर देगा। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक बार फिर एहसन मशकूर हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा डीप सीक के बारे में। सर बिल्कुल, पहले मैं आपकी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जितना भी ओपन AI फॉर एग्जांपल या चैट GPT आया, ये चैटबॉट्स तो मैं नहीं कहूँगा, चैटबॉट का ज़माना बहुत पीछे चला गया। चैटबॉट से हम, और अब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे जा रही है कि मुझे खुद एज ए टेक्नोलॉजिस्ट बड़ा एक मुश्किल होता है टू कीप अप टू इट, बिकॉज मैं तो एक बिजनेस वाला आदमी हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी टीम जो है वो हर वक्त R&D कर रही होती है। अब देखें, जो चैटबॉट तो थे स्टैटिक थे, नॉन इंटेलिजेंट चीज़ें थी। अब आ गए AI एजेंट्स। ओके, AI एजेंट्स वो सब कुछ जो इंसान कर सकता है। पहले तो ये था ना कि एक रेपिटेटिव टास्क है वो एक मशीन कर सकती है। अब मशीन जो है वो रीजनिंग भी कर सकती है, आपसे बात करके रीजनिंग भी कर सकती है। और उसके बाद अब जो कुछ इंसान कर सकता है वो ही एम्यूलेट कर सकती है मशीन। सो फॉर एग्जांपल हम लोग मैं आपको केस बताऊं एंड देन मैं आपके क्वेश्चन पे भी डायरेक्टली फौरन आता हूं कि जहां पे आज एक इदारे के लिए हम लोग बना रहे हैं जिसमें AI एजेंट्स बनाए, एनवायरमेंटलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स। अच्छा जी, तो ये अब आपस में कोई रेगुलेटरी चेंज हो रही है और ये एक कंपनी है जो केमिकल कंप्लायंस कंपनी है। अगर कोई रेगुलेशन उस मुल्क में या उस सिटी में चेंज हो रही है तो उसका इंपैक्ट क्या है केमिकल कंप्लायंस कंपनी में। तो इंसान नहीं मगर AI एजेंट जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एनवायरमेंटलिस्ट है, लीगल एक्सपर्ट है, दुनिया का सबसे बेहतरीन लीगल एक्सपर्ट है। वो रीजन कर रहे हैं उस रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए और उसके बेस में कह रहे हैं कि हमें इसका क्या करना चाहिए, हाउ डू वी काउंटर दिस कि हमारे कारोबार पे इंपैक्ट इसका ना पड़े।
तो वो आपस में रीजन आउट करते हैं लॉजिक के ऊपर, ऑप्शंस निकालते हैं, और फिर डेवलपर जो कोडिंग, हम कहते हैं ना सारे बच्चों को कोडिंग करनी चाहिए, आज मशीन आपकी खुद कोडिंग कर रही है, तो फिर एआई डेवलपर्स कोडिंग कर रहे हैं एसएपी के ऊपर, जो इनका ईआरपी होता है उसके ऊपर कोडिंग कर रहे हैं और एक पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं सेकंडों के अंदर। सो अब वी हैव मूव्ड अ लॉट फ्रॉम द चैटबॉट जमाना टू अब एआई एजेंट्स के ऊपर, तो बेसिकली एआई एजेंट है। यस। अच्छा, अब इसमें क्यों इतना बड़ा धचका लगा अमेरिका को? हाँ जी सर देखें, बात ये कि ओपन एआई और चैट जीपीटी जो थे, प्रोबेबली लाखों जीपीयूज जो होते हैं, जैसे एक सीपीयू कहते हैं हम लोग, जो आपके सीपीयू प्रोसेसर्स होते हैं, ये जितना भी मशीन लर्निंग का काम होता है, जो ये ओपन एआई जो कॉन्वर्सेशन एआई एजेंट्स का काम है, ये सारा मशीन लर्निंग का, ये हैवी होते हैं हार्डवेयर के ऊपर, कंप्यूट ज्यादा लेते हैं। अच्छा, सही, बिकॉज प्रोसेसिंग इनकी ज्यादा होती है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हम इनको कहते हैं, ओके, जिसकी LLMs जी, और इन्होंने जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोग्रामिंग जो एनवीडिया बनाता है। ओके ओके, सो अब एनवीडिया को 600 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ उस दिन। मेरे कल ही एक दोस्त का फोन आया, मुझे कहता है मेरे $25,000 के शेयर्स जो है ना, मेरे एक रातों रात चले गए। मैं एनवीडिया में इन्वेस्ट करा हुआ था। अब चक्कर ये कि चाइना ने क्या करा है, चाइना ने 1000 जीपीयूज इस्तेमाल करके वही चीज बना लिया जो अमेरिका ने लाखा जीपीयूज यूज करे थे, सही है, और इन्वेस्टर से बड़े बड़े पैसे लिए, सही है, और अपनी वैल्यूएशन ठीक ठाक बड़ी कर दी। हम बेहतर टेक्निक से, विच इज ह्यूमन कैपिटल, के मैं एक तो हार्डवेयर है आपकी, जो कंप्यूट पावर आपको चाहिए वो आप हार्डवेयर, अब आपने क्या करा, हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज कर दिया, आपने अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्यून करा, ये इंसान करता है, ये मशीन नहीं करी, ये इंसान। जो टेक्निक है, नहीं कहा यह जा रहा है कि जनाब अमेरिका की जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी वो हार्डवेयर साइड के ऊपर थी, और चाइना ने जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा वापस अगर एक्सप्लेन करने की इजाजत दें आप मुझे, कि देखें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो ज़्यादा कंप्यूट और ज़्यादा हार्डवेयर इंटेंसिव होते हैं। ये अमेरिका ने जिस टेक्निक पे बनाया वो बनाया, उसके लिए यही रिक्वायरमेंट थी। चाइना ने थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, उनने थोड़ी सी जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करा, फाइन ट्यून करा, कि उनको रिक्वायरमेंट कम हार्डवेयर की हो, तो जो टेक्नोलॉजी है उसको अब उतनी कंप्यूट की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं कि मेरी कंपनी ने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जीपीयूज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, सही है, तो जीपीयू की अवेलेबिलिटी नहीं है और मैं एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रहा हूं, तो अगर मेरे जीपीयूज नहीं मिलेंगे तो मेरे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। सही, तो यहाँ पाकिस्तानी लड़कों ने, पाकिस्तानी माइंड्स ने एक ऐसी सोल्यूशन बनाई कि हम लोगों ने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को फाइन ट्यून करके ऑप्टिमाइज करा है कि वो सीपीयूज पे भी चल जाएंगे। ओके, सही है, सो दिस इज इनोवेशन। ठीक ठीक ठीक। सो चाइना ने ऐसे ही एक इनोवेशन करी, ओके, और अब जैसे कि अलीबाबा भी आई थिंक इसमें, और अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी मेरे ख्याल से चाइना पे और इंडिया के ऊपर कि जनाब उनको ये जीपीयूज नहीं दिए जाएंगे, लाइक ऐसी कुछ था। सर एक्चुअली होर्डिंग हो रही है, देखें जितने भी अब सारी दुनिया क्लाउड पे जा रही है, क्लाउड पे जाने का मतलब क्या, अमेज़न आ गया, अलीबाबा आ गया, ये सारे क्लाउड पे चले गए, तो क्लाउड का क्या, उनको हार्डवेयर बहुत चाहिए, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने एडवांस में ऑर्डर्स बुक करे हुए, तो कैपेसिटी नहीं है उनको बनाने की जीपीयूज इतनी, तो वैसे ही बैकलॉग इतना है, तो और लोग होर्डिंग कर रहे हैं, लोग उसको एक्स्ट्रा रख रहे हैं अपने पास, बिकॉज जीपीयूज इज द फ्यूचर, जिसके बाद जीपीयू प्रोसेसिंग पावर होगी उसकी जीत होगी। ठीक है, तो अब इस अमल से आप क्या ये जो रिलेट किया जा रहा है कि जनाब चाइना जो है वो टेक और स्पेशली एआई टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा बुश ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी देखा जा रहा है, ट्रंप की जो स्पेशली वो चाइना के हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से, उससे भी रिलेट किया जा रहा है। सर देखें, ये तो एक बहुत पुरानी वॉर है, चाइना है वो, तो ये जो होता है ना कि जैसे टेक्नोलॉजी कोई भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पाइंग डिवाइसेज और स्पाइंग टेक्नोलॉजी भी होती है, जो बहुत सारी, ये सिर्फ नहीं है कि चाइना करता है, ये और भी गवर्नमेंट्स ने और भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स ने ये काम करा हुआ है। हाउएवर अब देखें, अमेरिका ने एक इन्वेस्टमेंट कर दी है जीपीयूज के अंदर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, राइट, अब उसको यूटिलाइज तो करना है, राइट, तो अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि भाई एआई एजेंट्स को हम अपनी गवर्नमेंट सरकार में इस्तेमाल करेंगे, कि जो काम इंसान करते थे हम उसको एफिशिएंट करेंगे, इंसानों को हम इस्तेमाल करेंगे दूसरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के लिए, बट जो नॉन कॉम्प्लिकेटेड और रीजनिंग वाली चीज़ें उसके लिए हम एआई को यूज़ करेंगे, बिकॉज इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अमेरिका के अंदर। बिल्कुल जाहिर बात है, और वो इन्वेस्टर्स जो हैं, ये भी है कि जनाब वो इन्वेस्टर्स जो है वो क्या देखा गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, और यहाँ रात रात को बन गया जी, एग्जैक्टली, तो ये उनके लिए शॉक है, ये डिसबिलीफ है उनके लिए, राइट, और देन क्रेडिट टू चाइना कि मतलब उन लोगों ने मेथोडोलॉजी, बिकॉज देखें
ये सारी चीजें जो होती हैं R&D, मशीन R&D नहीं कर सकती, इंसान कर सकती है। हमारे पास एडवांटेज है इस पाकिस्तान के, हमारे पास बड़े एमफिल्स और बड़े PhDs हैं जिनको अगर सही डायरेक्शन पे लगाया जाए तो दे कैन रियली डू वेल इन क्रिएटिंग और कमर्शलाइजिंग एकेडमिक रिसर्च। ठीक है, हम R&D से ही आगे निकल सकते हैं जी, R&D ही है और सही टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट किया जाए। तो Absolutely। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वैसे एआई की फील्ड में? बिल्कुल लास्ट में मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल मैं इस पे करता हूँ सर। देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान में 99% जो कंपनीज हैं वो IT सर्विस कंपनीज हैं। हम जो हमेशा बात करते थे एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, चक्कर ये कुछ अरसे तक बढ़ाने की जरूरत होगी। उसके बाद तो बिकॉज काम मशीन्स करना शुरू कर देंगी तो इंसान की डिमांड कम हो जाएगी और यही एआई वहां पे जाके उनको सर्व करेगा। तो इसलिए कि अभी जरूरी है कि पाकिस्तान को अपनी रेलेवेंस दुनिया भर में रखने के लिए कि हम एआई की दुनिया में कूद पड़े। अब मैं बहुत कम, एक हमारी कंपनी है बट उसके अलावा 2-4 और कंपनीज होंगी पाकिस्तान में जो कमर्शलाइज कर रही हैं एकेडमिक रिसर्च को एआई की दुनिया के अंदर और अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, सो हमें ये इस डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें उन शार्क मछलियों को जो है वो मारना पड़ेगा जो आ के हमारी केबल काट देती हैं, पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है और फिर हम बहुत सारे मसाइल में, तो पहले तो हमें जाके इन मछलियों को मारना पड़ेगा। इस पे एक और शो करना पड़ेगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मशकूर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।